नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कोई नया वीडियो डालता हूँ तो आपकी मैसेज पहुँच जाएगा। और साथ ही साथ शेयर अवश्य करें। आइए, 20 सवाल तक तो हो चुका था इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग MCQ के बारे में, AEE का एग्ज़ाम जो होने वाला है। 21वां नंबर सवाल है कि BE as per BEE and SL program, an energy efficient application can be labeled with the maximum number of star. BEE जो होता है यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी होता है, जो भारत सरकार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए स्टार मार्किंग करती है। इसमें मैक्सिमम जो 5 स्टार होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका आंसर हो गया 3, 5 स्टार, 5। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 22, इज ए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कौन सा सोर्स जो है एनर्जी का रीन्यूएबल है, यानी वो पैदा होती है, ख़त्म नहीं होती है। पहला कोल तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा पेट्रोल, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरा LPG, ये भी ख़त्म है। वाइंड जो हवा है वो हमेशा उपलब्ध रहती है, इसलिए ख़त्म नहीं होगा। इसका सही आंसर हो गया 4। अगला सवाल, बराबर वोल्टेज वाले निम्न प्रकाश स्रोतों में से सबसे अधिक कौन उत्पन्न करेगा। अगर किसी ये इन चारों में जो बराबर वोल्टेज दिया जाए तो सबसे अधिक लाइट कौन पैदा करेगा। इंडेसेंट लैम्प, बल्ब, कन्वेंशनल ट्यूब लाइट, CFL और LED। इसका सही उत्तर है LED से ज़्यादा लाइट उपलब्ध पैदा होती है, आप लोग देखते भी हैं। अगला सवाल 24 नंबर, इसका हो गया LED। 24 नंबर सवाल, टेंडर सिस्टम एडेड इन इनवाइटिंग ऑफर द मोस्ट ओपन पब्लिक मैनर पॉसिबल इज नॉन। यथासंभव खुले सार्वजनिक तरीके से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अपनाई गई निविदा प्रणाली को किस रूप से जानते हैं। सार्वजनिक तौर पे, यानी जो हम लोग रेलवे में जो होता है, सार्वजनिक तौर से जो कोई चीज़ खरीदा जाता है या कोई काम कराया जाता है, उसके टेंडर प्रतिक्रिया अपनाई जाती है। इसमें ओपन टेंडर है, लिमिटेड टेंडर, बुलेटिन टेंडर और स्पेशल लिमिटेड टेंडर। इसका सही आंसर है ओपन टेंडर का मतलब होता है ये कि रेलवे ज़रूरत की पूर्ति के जो सामान है वो सार्वजनिक रूप से आवेदन करती है बाहर, यानी विज्ञापन के द्वारा करती है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि रेलवे के किसी काम के लिए वेंडर और ठेकेदार की ज़रूरत होता है तो वो IREPS जो है पोर्टल, इसी के द्वारा वो टेंडरिंग काम करती है। आई का मतलब हो गया इंडियन, आर का मतलब हो गया रेलवे, ई से हो गया ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ दे। IREPS सिस्टम क्या है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ओपन, ये दूसरा देखिए लिमिटिंग टेंडर है। अब लिमिटिंग टेंडर के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लीजिए। लिमिटिंग टेंडर का उसे कहते हैं जिसमें विज्ञापन सार्वजनिक नहीं होता है, यानी केवल चुनिंदा और पहले से पंजीकृत ठेकेदार जो रेलवे में होते हैं, जिनको हमेशा नहीं सुनते कि इन्हीं को टेंडर मिल गया पुराने वाले को ही, वो लिमिटेड टेंडर के द्वारा उनको लिया जाता है। रेलवे के पास 10 से 15 रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं, उनको कोई चीज़ के काम के लिए टेंडर दिया जाता है, उस टेंडर का नाम होता है लिमिटेड टेंडर। ठीक, इसके बाद अगला है बुलेटिन टेंडर। बुलेटिन टेंडर मुख्य रूप से भंडार विभाग जो होते हैं, स्टोर मैनेजमेंट, वहाँ छोटी मोटी डिमांड जो होती है वीकली और 10 दिन के या 5 दिन के जो वीकली डिमांड होते हैं, नट बोल्ट, स्टेशनरी सामान, सफाई सामान, ये सब के लिए रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं गिने चुने लोग, उन्हीं को बुलाया जाता है। और
उन्हीं से बोली लगाई जाती है और इस प्रकार वो बुलेटिन टेंडर के द्वारा उनका काम किया जाता है रेलवे का। एक चीज़ और जानकारी ले लीजिए, रेलवे में निविदाएँ जो होती है 3 प्रकार की होती है, L1, L2 और L3। L1 का मतलब होता है कि जो सबसे कम बोली लगाएगा वो टेंडर उसी व्यक्ति को मिलेगा, इसलिए L1 लेयर जान लीजिए। L1 का मतलब होता है लोवेस्ट बाइडर, तकनीकी रूप से और पैसे के रूप से सबसे कम बोली लगाने वाला व्यक्ति जो ठेकेदार है वो L1 होता है, उसी को टेंडर दिया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं 25 नंबर। एक सवाल इसमें और छूट गया, स्पेशल लिमिटेड टेंडर क्या होता है? स्पेशल लिमिटिंग टेंडर, स्पेशल लिमिटिंग टेंडर होता है एडवांस और पावरफुल टेंडर होता है जो अति आवश्यक है और बेहद तकनीकी काम करवाना हो। उस स्थिति में रेलवे जो है स्पेशल लिमिटिंग टेंडर देती है। यह बिना रजिस्ट्रेशन के भी और बड़ी राशि के टेंडर जो उठाए जाते हैं, बहुत ज़रूरी काम है, अति आवश्यक हो गया है, तो उस स्थिति में जो सरकार जो है रेलवे जो निकालती है टेंडर उसको स्पेशल लिमिटिंग टेंडर बोलते हैं। इसका मंजूरी जो होता है PHOD के द्वारा दिया जाता है। PHOD किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसको प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं। PHOD लिमिटिंग टेंडर का कार्यभार इन्हीं के द्वारा होता है, स्पेशल लिमिटिंग टेंडर का कार्यभार। अगला सवाल, द फुल फॉर्म ऑफ AMC। AMC का फुल फॉर्म क्या होता है? AMC का एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सीडेंटल मैन पावर कैलकुलेशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो गया एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वास्तविक रखरखाव लागत है, काम पूरा होने के बाद बिलों का भुगतान ही फाइनल रकम जो आती है उसी को बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें एक शब्द आया है, देखिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक है एक्सीडेंटल मैन पावर कैलकुलेशन। एक्सीडेंटल मैन पावर कैलकुलेशन जो है इसके बारे में जान लीजिए। एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंट हो जाता है कहीं भी या दुर्घटना हो जाती है तो उसका मैन पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसी को बोलते हैं एक्सीडेंटल मैन पावर कैलकुलेशन। जैसे पीवे ट्रैक पे हो गया, कोई दुर्घटना हो गई तो मैन पावर क्या सिस्टम होगा, जैसे 100 मीटर के एरिया में कम से कम कितने लोग होंगे, 40 से 50 गैंगमैन होते हैं, वो उस दुर्घटना के जो काम है वो करते हैं। इसी प्रकार एसएनटी में होते हैं, इसी प्रकार ओएचई में होते हैं। तो हर सिस्टम में एक्सीडेंट के समय कुछ मानक तय किए गए हैं कि वहाँ पर उतने ही व्यक्ति रहें, वही एक्सीडेंटल मैन पावर कैलकुलेशन होता है। फुल फॉर्म ऑफ CBC। CBC का फुल फॉर्म क्या होता है? CBC का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जो भी रेलवे में कहीं भी भारत में भ्रष्टाचार होगा, सबसे सर्वोच्च संस्था यही है CBC। CBI जो है अपना जो भी छापा मारती है कहीं भी, तो वो रिपोर्ट किसको करती है? CBC को ही जमा करनी पड़ती है ये भ्रष्टाचार संबंधी जितने भी रिपोर्ट हो। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 27, यदि आवश्यक हो तो निगोशिएशन किया जाएगा। निगोशिएशन मतलब बातचीत किया जाता है, आवश्यक हो तो किसमें किया जाएगा? L1 निविदाकार से, L1 तथा L2 निविदाकार दोनों से, L1 N2 L3 निविदाकारों से, या इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता चुका था पहले भी कि L1 L2 L3 ये क्या है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ का टेंडर निकाला 100 रुपये का सामान का, 100 रुपये का काम होना वाला, किसी व्यक्ति ने निकाल दिया कि भैया हम ये काम जो 80 रुपये में करेंगे,
किसी ने निकाल दिया कि मैं ये काम 81 रुपये में करूँगा, किसी ने कर दिया मैं 82 में करूँगा। अब रेल देखेगी कि कौन सा व्यक्ति जो है, कौन सा ठेकेदार जो है काम जो अच्छा से करे और तकनीकी रूप से भी सही हो। तो उस कंडीशन में जो L1 होता है यानी सबसे कम वाला, इसको देखा जाता है। यानी 80 रुपये जो बोली लगाएगा उसको टेंडर दिया, काम दे दिया जाएगा। मान लो इसमें काम करने की क्षमता मगर तकनीकी रूप से क्षमता नहीं है, तो वो L2 को पास जाएगा। L2 में देखा जाएगा कि क्या ये तकनीकी रूप से सक्षम है ठेकेदार, तो अगर तकनीकी ये भी है तो फिर L2 के साथ वो काम किया जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा जो टेंडरिंग काम किया जाता है, निविदाएं निकाली जाती हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म पीबीसी एंड स्टोर कॉन्ट्रैक्ट? भंडार अनुबंधों में पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? भंडार जो विभाग होते हैं उसमें पीवीसी का फुल फॉर्म, पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये नहीं है, भंडार से संबंधित है, या टेक्निकल रासायनिक नाम है, इससे मतलब नहीं है। प्राइस वेरिएशन क्लॉज, पॉलिसी वेरिएशन क्लॉज, प्राइस वैलिडेशन क्लॉज। इसका सही उत्तर है प्राइस वैलिडेशन क्लॉज, प्राइस वैलिडेशन क्लॉज, प्राइस वैलिडेशन क्लॉज दूसरा आंसर इसका सही हुआ। अब ये देख लीजिए प्राइस वैलिडेशन क्या है। कीमतें बदलती रहती है, वेरिडेशन शब्द से अर्थ ये निकलता है वेरिएट कर रहा है, वो कीमत जो है बदलती रहती है। अतः सामान खरीदने के लिए दो मुख्य रूप से प्राइस वेरिएशन लिया जाता है इंडियन रेलवे में। एक होता है IEEMA, जिसको बोलते हैं ईमा, क्या बोलते हैं ईमा। ईमा क्या है? आई से हो जाता है इंडियन, आर से हो, ई से हो गया इलेक्ट्रिकल, फिर ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, एम से हो गया मैन्युफैक्चरर्स, एस एसोसिएशन। ईमा जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों का बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रतिनिधि संगठन है। बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं कंपनियां, वो इसी ईमा के अंतर्गत आते हैं। तो ईमा जो है अपना जो है एक इंडेक्स जारी करती है हर महीना। वो इंडेक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। ईमा जो है दो इंडेक्स जो जारी करती है तीन प्रकार के होते हैं। इसमें हर महीने जारी किया जाता है ईमा के द्वारा। वो प्राइस वैलिडेशन की गणना के लिए किया जाता है कि प्राइस घटे बढ़े तो भी रेलवे जो है अपना इस ईमा के इंडेक्स का प्रयोग करके सामान की खरीदारी करती है। ये धातु का करती है, मेटल का, और तेल का, ऑयल का, रेजिन का, पीवीसी का, और मजदूरी का, कितना कॉस्ट दिया जाए मजदूरों को काम करने के लिए। इन तीन प्रकार की चीज़ों के लिए वो इंडेक्स जारी करती है, और इसी इंडेक्स का प्रयोग करके भारतीय रेलवे जो है टेंडर या कोई सामान जो है ये खरीदती है। अगला सवाल है, हु इज द PHOD स्टोर डिपार्टमेंट इन ए जोन? ये आपको पहले ही बता चुके, PHOD का मतलब होता है प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। स्टोर विभाग का जो होता है सबसे बड़ा जोन का डिपार्टमेंट का अधिकारी कौन होता है? स्टोर विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी PCMM, PCCM, PMM, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब चलिए इसका सही उत्तर है PCMM, यानी PCMM। P से होता है प्रिंसिपल, C से हो गया चीफ, M से मटेरियल, M से मैनेजर। ये सर्वोच्च पद हो गया GM, ठीक है। ये सर्वोच्च पद हो गया उसे जोन का, स्टोर का विभाग का। और ये जो है रिपोर्ट किसको सौंपा है? GM को। रिपोर्ट किसको सौंपेगा? GM को सौंपेगा। दूसरा है PCCM, प्रिंसिपल चीफ ऑफ कमर्शियल मैनेजर। जो TTUT लोग का लोग होते हैं कमर्शियल जो काम होते हैं, उसका मेन अधिकारी जो है PCCM होता है। और है CMM जो चीफ मटेरियल मैनेजर,
अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं रेलवे बोर्ड में पाए जाते हैं। एक फर्म की यूनिट का ऑफर यह देती है: मूल कीमत 30,000, भाड़ा 500, जीएसटी 500, टोटल TUR कितना, सबको जोड़ देंगे, जो रुपया आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 32,025, यानी 32,025 रुपये। अगला सवाल, विच इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉट ए रिन्यूअल मतलब नया वो सोर्स जो है रिन्यूअल नहीं है, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। तो हाइड्रो जल तो है, हमेशा रहेगा। हवा भी रहेगा, सोलर भी रहेगा। नेचुरल गैस ख़त्म हो सकती है। इसका आंसर हो गया 4, नेचुरल गैस। अगला सवाल है, इफेक्ट ऑफ मैसिव इंडस्ट्रियल आर, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी, सही है। जलवायु परिवर्तन हो गया, सही है। अधिक आपदाएं आएगी, सही है। इसमें से सही आंसर, सब आंसर हो गया इसका। अगला सवाल, सोलर PV सेल कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इन। सोलर PV सेल जो सोलर लाइट के द्वारा किस प्रकार की बिजली पैदा करती है। सोलर को कन्वर्ट करती है DC में। DC इसलिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है और इसे DC में कन्वर्ट किया जाता है। इसका आंसर हो गया D, DC A1। प्रश्न नंबर 34, इच कॉम्प्लेक्स सब स्टेशन RMU क्या है। RMU का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो RMU का फुल फॉर्म राउंड मैन यूनिट, रिंग मैन यूनिट, रिवर्स मैन यूनिट, रिंग मैन यूनिट होता है। ये RMU यानी रिंग। अगर रिंग यूनिट का समझ लीजिए, सील गैस इंसुलेटेड एयर इंसुलेटेड स्विच गियर है। ये हाई वोल्टेज बिजली की सप्लाई को रिंग के रूप में जोड़ने आगे बढ़ाने का काम करता है। ये यानी फॉल्ट आने में बिजली नहीं कटेगी। मान लो यहाँ फॉल्ट आ गया इस सिस्टम में, तो बिजली फिर चलती रहेगी, बिजली कटती नहीं है। तो RMU सिस्टम का प्रयोग किया जाता है रेलवे में, ताकि बिजली कटे नहीं। वितरण सब स्टेशन को डिजाइन करते समय जिन कारकों का विचार किया जाता है वो कौन से कारक हैं। देखिए, सब स्टेशन का लेआउट है, सही है। स्थान सर्वेक्षण होता है, केवल सही। सब स्टेशन की क्षमता केवल, सभी। इनमें से सभी विकल्प, सारी चीज़ कर देख कर तब बुकिंग ये बनाया जाता है सब स्टेशन। प्रश्न संख्या 36, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग तापमान के टैंक के लिए एक रिजर्वायर के रूप में कार्य करता है। क्या कंजर्वेटर टैंक, जो तेल होता है उस किस टैंक में रखा रहता है, उस टैंक को बोलते हैं कंजर्वेटिंग टैंक। इसका 2 आंसर हो गया। ट्रांसफार्मर में गैस से चलने वाले रीलों को क्या कहते हैं। ट्रांसफार्मर में गैस से चलने वाले रिले का नाम क्या है। पहला है बुकोस रिले, दूसरा डिफरेंशिएशन रिले, तीसरा ओवर करेंट रिले, चौथा है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फाल्ट रिले। इसका सही आंसर है बुकोज रिले। बुकोज रिले जो होता है केवल तेल वाले ट्रांसफार्मर के आंतरिक गैस या तेल गैस के दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है 1। डिफरेंशियल रिले का मतलब है फेज टू फेज डिफरेंस जो आ जाएगा, फेज टू फेज, तो उसमें वो रिले ऑपरेट होकर उसकी सुरक्षा करता है। ओवर करंट जब आ जाएगा उसके रिले होता है।
एक रिले होता है PRB, ट्रांसफार्मर में पाया जाता है रिले। प्रेशर रिलीफ रिले, तो प्रेशर रिलीफ रिले जब प्रेशर ज़्यादा हो जाती है तेल उल में, तब उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं रिले PRB। अगला सवाल है डोमेस्टिक रिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक प्रिवेंट बाय। घरेलू वायरिंग में बिजली के झटके सुरक्षा के लिए क्या प्रदान की जाती है? आयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, कोई नहीं। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। आयल सर्किट ब्रेकर जिसमें तेल का प्रयोग किया जाता है, उस स्थिति में वो काम करेगा। एयर सर्किट ब्रेकर जिसमें एयर आके उस चिंगारी को बुझा देती है। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर मतलब घर में जो नॉर्मल पाया जाता है सर्किट ब्रेकर, उसका प्रयोग किया जाता है घरेलू वायरिंग में। स्प्लिट एयर कंडीशन इंडोर यूनिट में होता है। इंडोर यूनिट में क्या होता है? इवेपोरेटर, अंदर का जो भाग होता है उसमें जो पाया जाता है उसको इवेपोरेटर कहते हैं। यानी जो गैस होती है तो आउटडोर यूनिट में होता है, कंप्रेसर जो होता है आउटडोर यूनिट में होता है, वहाँ से गैस आती है इंडोर यूनिट में। इंडोर में इवेपोरेटर होता है जो वो उस गैस को, जो हवा होती है इसको कंडेंस करके कमरे के टेम्परेचर को कम करता है, इसलिए इवेपोरेटर बोलते हैं इंडोर यूनिट को। इसका आंसर होगा 2, इवेपोरेटर। विंडो एयर कंडीशन की तुलना में स्प्लिट एयर कंडीशन के निम्नलिखित कौन से फायदे होते हैं? कमरे में कोई कंप्रेसर और कोई कंपन नहीं होगा, सही है। कोई खिड़की खोलने की और मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, सही। और है इंडोर यूनिट कमरे में कहीं भी स्थित लगा सकते हैं, सही है, सब सही है। इसका चौथा आंसर हो गया सब सही। बस आज के लिए इतना ही। टोटल 20 सवाल पहले हुए थे, 20 से टोटल 40 सवाल हो चुके हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, AEE के एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होता है ना, सभी विकल्प सही है। ज़्यादातर मतलब 99% संभावना है कि सभी विकल्प सही होते हैं। और जिन लोगों ने कृपया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।